हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक मलयालम मूवी इरट्टा को शुरू करने वाले हैं। मूवी आपको जरूर पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक पुलिस स्टेशन को दिखाते हुए होती है, जहां मंत्री आने वाला था। इस वजह से सभी लोग किसी बड़े फंक्शन की तैयारियों में लगे हुए थे। उसी पुलिस स्टेशन के बाहर दो बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जहां उन बच्चों के साथ एक शानदार डॉगी भी था जो फील्डिंग कर रहा होता है। क्रिकेट खेलते हुए उनकी बॉल पुलिस स्टेशन में चली जाती है और वो बॉल उस कैदी की जेल में जाती है जो ड्रग्स की हेराफेरी के केस में पकड़ा गया था। तभी एक बच्चा दीवार को कूदकर बॉल लेने के लिए पुलिस स्टेशन में चला जाता है। उसी टाइम पुलिस स्टेशन के अंदर से 3 गोलियां चलने की आवाज आती है। फायरिंग की आवाज सुनते ही बच्चा डर के मारे वहां से भाग जाता है। वहीं बाहर खड़े पुलिस वाले अंदर दौड़ लगा देते हैं। अगले सीन में हम डीएसपी प्रमोद को देखते हैं, जो टीवी पर अपनी बेटी और वाइफ दोनों को किसी सिंगिंग कंपटीशन में देख रहा था। अब फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि प्रमोद हर टाइम शराब पीकर अपनी वाइफ सृजा से लड़ा करता था और यही कारण होता है कि सृजा और उसकी बेटी उसे छोड़कर कहीं चले गए थे। और इस बात को पूरे 17 साल बीत चुके थे। वीडियो देखते देखते प्रमोद इमोशनल हो जाता है और वो सृजा से कॉल करके कहता है, कम से कम एक बार तो मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। उसके कॉल कटते ही उसे थाने से खबर मिलती है कि थाने पर कोई बड़ा हादसा हो गया है। इधर पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले मीडिया को अंदर आने से रोक रहे थे, मगर बाहर पब्लिक धक्का मुक्की करने लगती है। अब पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन में ताला लगाना पड़ता है, जहां पुलिस वाले कुछ मीडिया वालों से उनके कैमरेज भी छीन लेते हैं। फिर जब प्रमोद थाने पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके जुड़वा भाई विनोद की थाने में गोली लगने से मौत हो गई है। प्रमोद अपने भाई को मरा हुआ देखकर इमोशनल हो जाता है। अब मिनिस्टर गीता को इस बात की न्यूज मिल जाती है, तो गीता एसपी सविता को पॉइंट करती है ताकि ये केस जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाए कि आखिर अंदर हुआ क्या था। और जब पुलिस स्टेशन में गोलियां चली थी तो उस टाइम थाने में अंदर संदीप, विनोद और जॉन थे। बाकी सभी पुलिस वाले चौकी के बाहर थे और यही कारण था कि ये तीनों शक के घेरे में थे। इत्तेफाक की बात तो ये थी कि इन तीनों की विनोद के साथ किसी न किसी बात को लेकर अनबन होती रहती थी। जहां प्रमोद की नजर सबसे पहले सस्पेक्टेड जॉन पर पड़ती है तो उसे अचानक से क्लिक करता है कि किस तरह से जॉन एक दिन विनोद की शिकायत लेकर उसके पास आया था। असल में जॉन के किसी रिश्तेदार की बेटी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने आई थी, लेकिन विनोद उल्टा उस रात उस लड़की के घर पहुंच गया और उसे अकेला देखकर उसके साथ कुछ गलत करने लगा। फिर जब प्रमोद ने इस बारे में अपने भाई विनोद से पूछा तो विनोद ने कहा, तुम अपनी बीवी और बच्चों पर ध्यान दो, मुझे जो करना है वो मैं करूँगा। आज रात भी मैं उस लड़की के घर जाऊंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। यानी कि विनोद एक नंबर का ठरकी इंसान था। इसके बाद एसपी सविता जॉन को इंट्रोगेशन के लिए बुलाती है और जॉन से पूछती है कि तुम उस टाइम कहाँ थे जब गोलियां चली थी। जॉन बताता है कि मैं उस टाइम एविडेंस रूम में गया हुआ था। उसी वक्त मेरी वाइफ ने मुझे कॉल किया था तो मैं कुछ देर उससे बात करने लगा और उसी दौरान मैंने अपने बैग से शराब की बोतल निकालकर 2 पैक भी लिए थे। तभी मुझे बाहर से गोलियां चलने की आवाज आई। मैं दौड़कर बाहर आया तो मैंने देखा कि विनोद को गोली लगी है और वो जमीन पर पड़ा है। फिर संदीप और विनेश भी उतनी ही देर में वहां आ चुके थे। इसके बाद सविता संदीप से पूछताछ करती है। संदीप से भी वही सवाल किया जाता है कि जब गोलियां चली उस टाइम तुम कहाँ थे। संदीप कहता है कि मैं उस टाइम बाथरूम में था। अब सविता संदीप से कहती है कि तुम्हारे और विनोद के बीच में लड़ाई क्यों हुई थी, जहां संदीप बताता है कि एक लेडी कांस्टेबल अपनी बेटी को स्टेशन लेकर आई थी तो विनोद उस बच्ची को आइसक्रीम दिलाने के बहाने बाहर ले गया। तभी यहाँ एक कांस्टेबल उस लेडी कांस्टेबल से कहता है कि तुम्हें अपनी बच्ची को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी, तो लेकर आई तो ठीक है, लेकिन तुमने उसे विनोद के साथ क्यों भेज दिया। क्या तुम्हें पता नहीं है कि विनोद की नीयत कितनी खराब है। मगर विनोद उसी टाइम आ जाता है और संदीप की सारी बातें सुन लेता है। इन सब बातों से विनोद को बहुत गुस्सा आया और फिर वो उस दिन जानबूझकर संदीप की बेटी को स्कूल से घर ड्रॉप करता है। और विनोद संदीप की वाइफ से ये कहता है कि आज संदीप काम में कुछ ज्यादा ही बिजी था, इसलिए उसने मुझे बच्ची को स्कूल से घर ड्रॉप करने के लिए कहा। इस बात की जानकारी संदीप को मिल जाती है तो वो विनोद को धमकाता है कि तुमने मेरी पत्नी से झूठ क्यों कहा। मैंने तुम्हें अपनी बेटी को स्कूल से घर ड्रॉप करने के लिए कहा था। अगर अगली बार से तुम मेरी बेटी के आसपास नजर भी आए तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। इसी बात को लेकर विवेक और संदीप में बहुत बहस हुई थी। इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हाथ भी उठा दिया था। उस दिन के बाद से इन दोनों में बातचीतें कम होती थी। इसके बाद सविता तीसरी सस्पेक्ट विनेश को बुलाती है। अब विनेश से भी सविता वही सवाल पूछती है
कि गोलियां चलने के दौरान तुम कहाँ थे। विनेश कहता है कि मुझे उस टाइम जोर की बाथरूम लगी थी। मैं जल्दीबाजी में अपनी गन विनोद सर की टेबल पर रखकर बाथरूम चला गया था। जैसे ही मैं बाहर आके देखता हूँ कि विनोद सर को गोली लगी हुई है और वो जमीन पर पड़े हुए हैं। अब सविता विनेश से कहती है कि तुम्हारे और विनोद के बीच में किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी। अब विनेश अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि एक दिन विनोद सर एक लॉज में जुआ खेल रहे होते हैं और वे लगातार ही हारते जा रहे थे। मैंने उन्हें जुआ खेलने से रोका और कहा कि सर अब बस बहुत हुआ, अब घर चलते हैं। इसी बात पर विनोद सर भड़क गए और वो मुझसे कहने लगे कि आखिर तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। वहीं उस लॉज के बाहर एक कपल की एक लड़के से लड़ाई हो रही थी, तो विनेश लड़ाई रुकवाने के लिए उधर चला जाता है, लेकिन वहाँ नशे में धुत विनोद आ जाता है तो लड़ाई और ज्यादा जोर पकड़ लेती है। गुस्से में वो लड़की एक शराब की बोतल उठाती है और विनोद के सिर पर फोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अफरा तफरी में वो बोतल उस दूसरे लड़के के सिर पर लग जाती है। तो लड़की के साथ वाला लड़का और विनेश उस लड़के को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, मगर तभी विनेश को याद आता है कि उस लॉज में उस लड़की और विनोद सर के अलावा और कोई नहीं है। विनेश को विनोद की हरकतें अच्छे से पता थी। विनेश सोचता है कि अब विनोद सर कहीं उस लड़की के साथ गलत ना कर दे। अब वो अकेला ही वापस लॉज लौट आता है और वही सब कुछ होता है जिस बात का डर था। विनोद ने उस लड़की के साथ गलत कर दिया होता है और विनेश कुछ कर भी नहीं सका। अब सविता कहती है कि मुझे उस लड़का और लड़की का बयान चाहिए, उन्हें जल्दी ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। इसके बाद सविता उस कैदी को बुलाती है जो ड्रग स्मगलिंग में जेल में बंद था। कैदी कहता है कि जब गोली चली तो मैं उस टाइम सो रहा था और जब मेरी आंख खुली तो मैंने किसी को पीछे से भागते हुए देखा था। ये सुनकर सविता दिमाग लगाने लगती है। इसके बाद सविता इंस्पेक्टर सतीश से पूछती है कि प्रमोद और विनोद का आपस में रिश्ता कैसा था। सतीश बताता है कि कहने को तो प्रमोद और विनोद दोनों जुड़वा भाई थे, मगर दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे। जहां 17 साल पहले प्रमोद की वाइफ श्रेजा अपनी बेटी श्वेता के साथ घर छोड़कर चली गई थी, सब कुछ जानते हुए भी प्रमोद ने श्रेजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मैंने और विनोद ने जब इस बारे में तहकीकात की तो हमें पता चला कि श्रेजा अपनी मर्जी से प्रमोद को छोड़कर मुंबई गई है। तब विनोद ने जाते हुए अपनी नन्ही भांजी के लिए कुछ खिलौने खरीदे और उसे दिए भी थे। और जब प्रमोद को इस बात की खबर लगी कि हम श्रेजा से मिलने गए थे तो उसने हमसे इस बात को लेकर बहुत झगड़ा किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि मालिनी नाम की एक लड़की पुलिस स्टेशन आती है और वो विनोद को मरा हुआ देखकर बहुत जोरों से रोने लगती है। असल में मालिनी विनोद की गर्लफ्रेंड थी। अब सविता मालिनी से पूछती है क्या तुम्हें किसी पर शक है। अब मालिनी कहती है कि अगर विनोद सबसे ज्यादा नफरत करता था तो वो उसका भाई था। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है जहां प्रमोद और विनोद दोनों की आपस में बहुत पटती थी। दोनों साथ में क्रिकेट खेला करते थे। उन दोनों का पिता एक पुलिस वाला था। वो रोज शराब पीकर अपने बच्चों और माँ को पीटा करता था। एक दिन प्रमोद और विनोद के बाप ने उन्हें घर से निकाल दिया। उसके बाद वो रोज नई लड़कियों को लाकर अय्याशियां करने लगा। तभी एक सीनियर उसके बाप को समझाता है कि तुमने अपने बीवी बच्चों को तो घर से निकाल दिया, कम से कम अपने बाप होने का फर्ज तो निभा लो। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा तो तुम्हें उठाना ही चाहिए। अब वो अपने सीनियर की बात सुन लेता है, लेकिन कहता है कि मेरी एक शर्त है, दोनों में से एक बेटा मेरे पास रहेगा। ये कहकर वो विनोद को जबरदस्ती अपने साथ ले आता है और उसकी वाइफ कुछ नहीं कर पाती। एक दिन विनोद भागकर अपनी माँ के पास चला जाता है, जहाँ विनोद को पता चलता है कि उसकी माँ तो प्रमोद को लेकर गाँव छोड़कर कहीं और चली गई है। और उस गांव के सभी बच्चे विनोद को चिढ़ाने लगते हैं, कहते हैं कि इसकी माँ तो इसे छोड़कर चली गई। ये बातें विनोद के दिल में घर कर जाती हैं और उसी दिन के बाद से विनोद के दिल में अपनी माँ और भाई के लिए नफरत पैदा हो जाती है। अब प्रेजेंट में सविता इंस्पेक्टर सतीश से पूछती है कि विनोद और मालिनी रिलेशन में कैसे आए। इस पर सतीश बताता है कि मालिनी पहले से ही शादीशुदा थी। एक दिन वो अपने हस्बैंड की कंप्लेन करने थाने आई थी क्योंकि उसका पति उस पर बहुत जुर्म किया करता था। अब विनोद मालिनी के साथ उसके घर उसके हस्बैंड को डराने के लिए चला जाता है। पुलिस को देखते ही मालिनी के हस्बैंड के तोते उड़ जाते हैं। वो कहता है कि आज के बाद मैं मालिनी पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन पुलिस के जाते ही वो फिर से मालिनी को पीटना शुरू कर देता है। तूने आखिर मेरी कंप्लेन कैसे की। मालिनी फिर से कॉल करके पुलिस को ये सब बता देती है। तभी विनोद और बाकी पुलिस वाले जो कि रास्ते से थाने तक नहीं पहुंचे थे, वो वापस अपनी गाड़ी घुमाते हैं और वे मालिनी के हस्बैंड को अरेस्ट कर लेते हैं। हस्बैंड की वजह से मालिनी के हाथ पर चोट भी आ गई थी। अब उसे अरेस्ट करने के बाद विनोद मालिनी को हॉस्पिटल लेकर जाता है तो हमें पता चलता है कि जिस दिन से विनोद ने मालिनी को देखा था उसी दिन से वो उसे पसंद करने लगा था।
हॉस्पिटल के बाद विनोद मालिनी को अपने घर ले आता है। रात में नशे की हालत में वो मालिनी को इधर उधर छूने लगता है, लेकिन मालिनी अनकंफर्टेबल फील करती है तो विनोद अकेले जाकर सो जाता है। मगर जब सुबह विनोद की नींद खुलती है तो वो देखता है कि घर में मालिनी है ही नहीं और विनोद उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। बहुत ढूंढने के बाद विनोद को मालिनी आंगनबाड़ी में मिलती है। विनोद मालिनी से माफी मांगता है उसकी रात की हरकत की वजह से और वो मालिनी से कहता है कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अब मालिनी उसकी बातों पर यकीन करके उसके घर आ जाती है। यहाँ विनोद भी उसे उसकी मर्जी के खिलाफ टच नहीं करता और वो उसकी केयर करने लगता है। वक्त के साथ साथ मालिनी भी विनोद को पसंद करने लगती है और इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। इधर मिनिस्टर गीता एसपी सविता पर केस जल्दी सोल्व करने के लिए दबाव डालने लगती है क्योंकि उसके ऊपर सीएम और मीडिया वालों का प्रेशर आ रहा था। इधर प्रमोद साइबर सेल वालों को कॉल करके विनोद की कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करने के लिए कहता है तो साइबर सेल प्रमोद को विनोद की कॉल रिकॉर्डिंग देने से मना कर देते हैं क्योंकि प्रमोद खुद इस केस का एक सस्पेक्ट था। इसलिए साइबर सेल वालों को पहले ही मना कर दिया गया था कि प्रमोद के साथ कोई भी डिटेल शेयर ना की जाए। यहाँ तक कि प्रमोद को ये पता चलता है कि उसकी खुद की कॉल रिकॉर्डिंग भी निकलवाई जा रही है। ये खबर मिलते ही प्रमोद सविता से कहता है कि आखिर हम दोनों के बीच चाहे कितनी भी बड़ी दुश्मनी क्यों ना हो, आखिर में वो था तो मेरा भाई ही। मैं उसे क्यों मारूंगा? मैं तो खुद जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरे भाई का हत्यारा है कौन। उसकी इमोशनल बातें सुनकर सविता प्रमोद को उस केस पर काम करने की इजाजत दे देती है। यहाँ प्रमोद भी इस केस पर काम करना शुरू कर देता है। सबसे पहले प्रमोद विनेश को बुलाता है और वो विनेश से पूछता है कि जब गोली चली तब तुम कहाँ थे। विनेश कहता है कि मैं उस टाइम बाथरूम में था। वहीं संदीप भी यही कहता है कि मैं तो उस टाइम बाथरूम में था। अब प्रमोद कहता है कि एक ही टाइम पर तुम दोनों बाथरूम कैसे गए थे। संदीप हिचकिचाते हुए कहता है कि असल में मैं लेडी कांस्टेबल के साथ लेडी वॉशरूम में था क्योंकि संदीप का उस लेडी कांस्टेबल के साथ चक्कर चल रहा था। अब प्रमोद उस लेडी कांस्टेबल को बुलाता है और इस बात की पुष्टि करता है। इस पर वो भी यही बात कहती है कि संदीप उस टाइम मेरे साथ ही था। इसके बाद प्रमोद सीसीटीवी कैमरास चेक करता है। प्रमोद देखता है कि जिस टाइम फायरिंग हुई थी उस टाइम वो ड्रग स्मगलिंग वाला व्यक्ति अपनी जेल से गायब था। अब प्रमोद उस कैदी से पूछता है लेकिन कैदी मुंह नहीं खोलता। अब प्रमोद उस पर मारपीट करना शुरू कर देता है। डर के मारे वो कैदी बताना शुरू करता है कि उस टाइम जॉन बड़ी हड़बड़ी में कहीं जा रहा था, उस कारण जेल की चाबी उसकी जेब से गिर गई और वो चाबी जेल के थोड़ी ही बगल में गिरी थी और उस कैदी ने चाबी उठा ली। लॉक खोलकर एविडेंस रूम में चला गया ताकि वो अपने ड्रग्स केस के सबूत को मिटा सके। जब वो कैदी एविडेंस रूम में होता है तो उसे बाहर से फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। गोलियां चलते ही मीडिया वाले और पुलिस वाले जो बाहर फंक्शन की तैयारी कर रहे होते हैं वे सभी थाने के अंदर घुस जाते हैं। कैदी कुछ देर डर की वजह से एविडेंस रूम में ही छुपा रहता है। फिर जैसे ही कैदी को मौका मिलता है वो वैसे ही लॉकअप में आकर वापस ताला लगा देता है, चाबी को बाहर ही फेंक देता है ताकि इन सब के बीच उसका नाम ही ना आए। अब गीता सविता से कहती है इतना टाइम हो गया लेकिन तुमसे अभी तक ये केस सोल्व नहीं हो पा रहा। तुम्हें पता भी है मेरे ऊपर इन सब का कितना प्रेशर आ रहा है। गीता सविता से कहती है तुम एक काम करो, जो इस केस के सस्पेक्टेड हैं जॉन, संदीप और विनेश, उन्हें मुख्य आरोपी बताकर केस को अभी के लिए प्लीज बंद कर दो ताकि मैं कुछ टाइम के लिए शांति से रह सकूं। तभी प्रमोद वहां आ जाता है। प्रमोद कहता है कि केस का असली आरोपी मिल चुका है, इसलिए अब आपको झूठी कहानी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सविता कहती है कौन है वो आरोपी। प्रमोद कहता है कि कोई भी नहीं, विनोद ने खुद ही अपने आप को गोली मारी थी। ये बच्चा जो जेल के अंदर आया था इसने खुद विनोद को अपने आप को गोली मारते हुए देखा था। सविता कहती है विनोद की लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर वो भला खुदकुशी क्यों करेगा। प्रमोद कहता है कि इसका कारण तो अब उसी को पता होगा कि आखिर उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो उसे खुद ही अपनी जान लेनी पड़ी। इसके बाद एक पुलिस वाला प्रमोद को श्रेजा का वो वीडियो दिखाता है जो वो मूवी की शुरुआत में देख रहा था, जहां हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि जब थाने के बाहर फंक्शन की तैयारियां चल रही थी तो विनोद खुशी खुशी किसी के साथ कॉल पर बात कर रहा था। उसी टाइम वो सिंगिंग कंपटीशन की वीडियो टीवी पर चल रही थी, जहां श्रेजा और श्वेता दोनों को देखकर विनोद को ये पता चलता है कि श्वेता उसकी भांजी है। और सच का पता चलते ही विनोद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस दिन विनोद ने लॉज में जिस लड़की के साथ दुष्कर्म किया था वो श्वेता ही थी। बचपन में जिस भांजी के लिए विनोद खिलौने खरीद कर लाया करता था उसी के साथ उसने ऐसा कर डाला। इसी बात का विनोद को बहुत पछतावा हुआ कि उसने उसी टाइम विनेश की गन से खुद को गोली मार दी। फिर प्रमोद विनेश को वो वीडियो दिखाकर पूछता है कि क्या उस दिन लॉज में यही लड़की थी। विनेश कहता है कि हाँ यही लड़की थी। ये बात सुनते ही प्रमोद का दिल भर आता है। प्रमोद को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अब वो करे तो करे क्या।
तभी श्रेजा का प्रमोद को कॉल आ जाता है। श्रेजा प्रमोद से कहती है, तुम्हें अपनी बेटी से मिलना था ना, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवाऊंगी। लेकिन प्रमोद अब उससे मिलने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि अब वो अपनी बेटी से नजरें नहीं मिला पाएगा। इतना ही नहीं, वो श्रेजा से कहता है कि अब मैं उससे कभी नहीं मिलना चाहता। हो सके तो तुम मेरी बेटी को ये पता मत चलने देना कि उसका बाप अभी जिंदा है, क्योंकि विनोद प्रमोद का जुड़वा भाई था। क्योंकि जैसे ही वो मुझे देखेगी तो उसे अपना रेपिस्ट याद आ जाएगा और उसके पुराने जख्म हरे हो जाएंगे। और यही रीजन था कि प्रमोद अब अपनी बेटी के सामने आना भी नहीं चाहता था। अब प्रमोद अपने दिल पर पत्थर रखकर श्रेजा से कहता है कि आज के बाद तुम मुझे कभी कॉल भी मत करना और ना ही मेरी बेटी को मेरे बारे में बताना। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। मूवी बहुत ही खतरनाक है। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।